हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं या फिर रिवाइज करने जा रहे हैं सीएचएसई 12th बोर्ड के और एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के हर एक टॉपिक को, जो टॉपिक्स हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का फुल फॉर्म अगर देखें तो इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग। हम इंटरनेट किस तरह के नेटवर्क्स को बोलते हैं? इंटरनेट एक ग्लोबल कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल नेटवर्क्स हैं। मतलब हमारे होल वर्ल्ड में जितने भी स्मॉल साइज ऑफ नेटवर्क्स हैं, सारे स्मॉल साइज ऑफ नेटवर्क्स को कंबाइन करके होल वर्ल्ड में जो एक लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क हम बनाते हैं, उस लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? उस लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट, तो क्या लिखना है? इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटरनेट वर्किंग। Internet is the network of networks. Network of networks means इंटरनेट एक ग्लोबल कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल नेटवर्क्स हैं। छोटे छोटे नेटवर्क्स को कंबाइन करके जो लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क बनता है, हमारे टोटल वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ नेटवर्क जो है वो है इंटरनेट। इंटरनेट बनता कैसे है? छोटे छोटे नेटवर्क्स को लेके। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो कि स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स को लेके बनता है, इसीलिए इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोल सकते हैं। पता चला इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल नेटवर्क्स हैं। छोटे छोटे नेटवर्क्स को कंबाइन करके जो लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क बनता है, जिस नेटवर्क के थ्रू हम होल वर्ल्ड में कहीं पे भी रह के क्या कर सकते हैं? इजीली उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्ट होके किसी के साथ भी कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसमिशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। पता चला इंटरनेट क्या है? अभी आते हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है इंटरनेट बैकबोन। इंटरनेट बैकबोन हम क्या किसको बोलते हैं? इंटरनेट बैकबोन इज द larger transmission line. Internet backbone is a larger transmission line. It is a larger transmission line which is mainly used in internet work, or which is mainly used in internet for transferring the data, for transferring the large amount of data from one small size of network to another small size of network. एक particular large size of network में, मतलब जो हमारा ग्लोबल कलेक्शन वाला एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क को हम इंटरनेट बोलते हैं, उस लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क में एक पर्टिकुलर नेटवर्क से डाटा को लेके और एक नेटवर्क के पास पहुंचाने के लिए जो लार्ज ट्रांसमिशन लाइन हम यूज करते हैं, उस लार्ज ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बैकबोन। ये जो इंटरनेट बैकबोन है, ये हमें प्रोवाइड कौन करता है? हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज ट्रांसमिशन लाइंस, जिन लार्ज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इंटरनेट में डाटा ट्रांसमिशन प्रॉपर्ली हो पाता है। हर एक कंट्री का अपना अपना खुद का एक एक इंटरनेट बैकबोन होना जरूरी है। आजकल हम जिस तरह के इंटरनेट बैकबोन्स को यूज करते हैं इंटरनेट में डाटा ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन करने के लिए, उस तरह के लार्ज ट्रांसमिशन लाइंस या फिर इंटरनेट बैकबोन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं किस तरह के केबल्स? हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज करके अगर हम बनाते हैं किसी भी तरह के इंटरनेट बैकबोन केबल, तो उसी तरह के केबल्स को हम क्या बोलेंगे? ओसी। ओसी मींस ऑप्टिकल कैरियर। ओके, ऑप्टिकल कैरियर। ओके, पता चला इंटरनेट बैकबोन क्या है? इंटरनेट बैकबोन इज द लार्जर ट्रांसमिशन लाइन which is mainly used for transmission of data in the internet और इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क में जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं उनके बीच कैसे इजीली फास्टर स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन हो सके, उसको मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो लार्ज ट्रांसमिशन लाइन हम यूज करते हैं हमारे इंटरनेट में, उन लार्ज ट्रांसमिशन लाइन को बोलते हैं इंटरनेट बैकबोन, जो कि प्रोवाइड करता है हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीफोन कंपनीज। और हर एक कंट्री का खुद का एटलीस्ट वन इंटरनेट बैकबोन होना जरूरी है। और ऑप्टिकल फाइबर यूज करके अगर हम बनाते हैं इंटरनेट बैकबोन, तो उसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल कैरियर। तो पता चला इंटरनेट बैकबोन क्या है। तो अभी आते हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या है? ओके, व्हाट इज नेटवर्क टेक्नोलॉजी? तो उसके नाम से ही पता चल रहा है, द टेक्नोलॉजी और द टेक्निक that we use to create or establish a network is known as a network टेक्नोलॉजी। सिंपल तरीके से आपको आंसर लिखना है, जिसकी वजह से आपका मार्क भी ना कटे और आपको याद रखने की जरूरत भी ना पड़े। तो पता चला नेटवर्क टेक्नोलॉजी हम किसको बोलते हैं? द टेक्नोलॉजी और द टेक्निक by using which
we can easily establish or create a network is known as a network technology. सो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स बनाने के लिए और नेटवर्क्स को एस्टेब्लिश करके उनके बीच कम्युनिकेशन या फिर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए। सो हम यहाँ पे मेनली हमारे सिलेबस के हिसाब से हम 3 तरह के नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी, देन टोकन रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी, देन एफडीडीआई नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सो सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो है लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए वो है इथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड network technology for creating local area network is ethernet network technology. So ethernet network technology यूज करके अगर हम एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो किस तरह के टोपोलॉजी को यूज करेंगे? या तो बस टोपोलॉजी को यूज कर सकते हैं और स्टार टोपोलॉजी वाले अरेंजमेंट को यूज कर सकते हैं अगर हम इथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो। बट इथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी को मेनली हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं बस टोपोलॉजी वाले अरेंजमेंट यूज करके नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। सो इथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज करता है CSMA-CD प्रोटोकॉल को। तो इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? इस प्रोटोकॉल का काम है कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क हमने जो एस्टेब्लिश किया है उस नेटवर्क में कैसे एट ए टाइम मोर देन वन डिवाइस डाटा ट्रांसमिशन ना करें जिसके वजह से उनके बीच कोलिजन ना हो, और एट ए टाइम सिर्फ ओनली एक ही डिवाइस को कैसे डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए अलाउ करें, इस चीज को ध्यान देता है या फिर कंट्रोल करता है जो प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल है CSMA-CD। जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है कौन? जिस प्रोटोकॉल को यूज करता है कौन? इथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी। पता चला? तो इथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी में हम मेनली यूज करते हैं किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए? हम मेनली यूज करते हैं इसको एट ए टाइम ओनली एक ही डिवाइस को उस पर्टिकुलर नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए। और इथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क टेक्नोलॉजी है लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए। ओके, सो फर्स्ट टाइम जो इथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी निकला था, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो वहां पे डाटा ट्रांसमिशन स्पीड उसका नॉर्मली कितना था? 10 बेस टी। इसका मतलब यह है 10 Mbps। 10 Mbps इसका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड था जब फर्स्ट टाइम इथरनेट टेक्नोलॉजी निकला था। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेक्नोलॉजी जो था इथरनेट टेक्नोलॉजी, तो नॉर्मली यूजर्स यूज करते थे 10 बेस टी वाला कम्युनिकेशन टेक्निक। ओके, बट इसका और भी ज्यादा फास्टर स्पीड वाला सर्विस भी अवेलेबल है, 100 बेस टी वाला भी अवेलेबल है। तो 100 बेस टी वाला भी टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो अभी आते हैं और एक तरह के नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में, जिस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का नाम है टोकन रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सो टोकन रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या है? इथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद सेकेंड वाइडली यूज्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो है वो है टोकन रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सो टोकन रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिस तरह के नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए बाय यूजिंग रिंग टोपोलॉजी अरेंजमेंट और स्टार टोपोलॉजी अरेंजमेंट। दोनों तरह के टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट यूज करके हम टोकन रिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके इजीली लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो ये टोकन रिंग टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है देखते हैं। टोकन रिंग टेक्नोलॉजी पहले हम देखेंगे कि रिंग टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट में कैसे काम करेगा, फिर हम देखेंगे कि स्टार टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट में कैसे काम करेगा। ओके, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट में ही काम करता है टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। सो टोकन रिंग टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं एक टोकन रिंग जो कि एक टोकन पासिंग स्कीम हम यूज करते हैं। इन टोकन रिंग टेक्नोलॉजी वी यूज ए टोकन पासिंग स्कीम इन व्हिच स्कीम ए टोकन मूव्स अराउंड इन द टोटल नेटवर्क। एक टोटल नेटवर्क में पूरा टोटली वो क्या करता है? वो टोकन मूव करता रहता है या फिर घूमता रहता है, और तब तक घूमता रहेगा जब तक उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर कोई भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता। और जब एक पर्टिकुलर कंप्यूटर उस नेटवर्क में रिक्वेस्ट करेगा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो टोकन जाके उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास होल्ड होके रह जाएगा। कब तक? जब तक वो पर्टिकुलर कंप्यूटर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क में। और जब उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का काम खत्म हो जाएगा तो टोकन वहां से रिलीज हो जाएगा, और फिर टोकन पहले से जैसे घूमता रहता था वैसे ही टोकन घूमता रहेगा। कब तक? जब तक नेक्स्ट कंप्यूटर उस कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर लेता। बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे टोकन तो मूव कर रहा है पूरा टोटल नेटवर्क में, तो एक कंप्यूटर ने पहले रिक्वेस्ट किया तो उस कंप्यूटर ने उस टोकन को होल्ड करके रखा है और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। बट उसी टाइम पे अगर बाकी कंप्यूटर्स भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे जिस वक्त उस टोकन को और एक कंप्यूटर यूज कर रहा है, तब
बाकी कंप्यूटर्स क्या करेंगे, बाकी कंप्यूटर्स को वेट करना पड़ेगा क्यू में, मतलब एक लाइन में। कब तक, जब तक वो टोकन रिलीज नहीं कर देता वो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उस टोकन को होल्ड करके रखा है। ओके, तो वो कंप्यूटर टोकन को रिलीज करने के बाद वो टोकन कौन से कंप्यूटर को भी मिलेगा, मतलब ये कंप्यूटर ने भी रिक्वेस्ट भेजा है, इसने भी रिक्वेस्ट भेजा है, इसने भी रिक्वेस्ट भेजा है, बट फर्स्ट रिक्वेस्ट इसने भेजा, सेकंड रिक्वेस्ट इसने भेजा, थर्ड रिक्वेस्ट इसने भेजा। जो फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजा था टोकन रिंग मिलेगा किसको, उसी कंप्यूटर को। वो कंप्यूटर जब तक फिर ट्रांसमिशन या फिर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर लेता तब तक बाकी दो कंप्यूटर्स को वेटिंग में रहना पड़ेगा। ये कंप्यूटर फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद टोकन जो रिलीज होगा, फिर टोकन किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद टोकन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी वाले अरेंजमेंट में भी टोकन रिंग टेक्नोलॉजी काम करता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि टोकन रिंग टेक्नोलॉजी में डिसएडवांटेज क्या है। टोकन रिंग टेक्नोलॉजी में डिसएडवांटेज ये है कि टोकन पासिंग स्कीम यूज करके हम जो टोकन को पास करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टोकन जो उस टोकन को होल्ड करके रखा होगा सिर्फ वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सकता है। सपोज एक कंप्यूटर एक नेटवर्क में टोकन को होल्ड करके रखा है, ना ही डाटा ट्रांसमिशन कर रहा है, ना ही टोकन को रिलीज कर रहा है, तो वहां पे टोकन को ना ही वो यूज कर रहा है, ना ही और किसी को यूज करने के लिए दे रहा है। तो वहां पे बाकी जो कंप्यूटर्स उस टोकन को यूज करने के लिए लाइंस में वेट कर रहे हैं, तो उन कंप्यूटर्स को नहीं पता कि उनको कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो वहां पे वो कंप्यूटर्स जिस स्टेज या फिर जिस सिचुएशन में है, उस स्टेज या फिर उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टारवेशन। ओके, सो टोकन रिंग टेक्नोलॉजी में जबकि हमने कोई भी टाइम टोकन प्रोटोकॉल यूज नहीं किया है, तो एक पर्टिकुलर टोकन को एक कंप्यूटर कितना टाइम तक होल्ड करके रखेगा ये कोई लिमिटेड नहीं है, जो जितना टाइम तक चाहे उतना टाइम तक टोकन को होल्ड करके रख सकता है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम यह है कि बाकी जो कंप्यूटर्स टोकन को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेट किए हैं, उनको ये नहीं पता चल पाता कि उनको कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जिस स्टेज में आ जाते हैं, जिस सिचुएशन में आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन। ओके, सो ये जो स्टारवेशन अराइज हो रहा है टोकन रिंग टेक्नोलॉजी में, उस स्टारवेशन वाले प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर निकाला गया और एक तरह की नेटवर्क टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं एफडीडीआई नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सो एफडीडीआई नेटवर्क टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं एडवांस वर्जन ऑफ टोकन रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी। टोकन रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी में हम सिंगल टोकन रिंग यूज करके क्या करते थे, एक सिंगल नेटवर्क मतलब एक सिंगल टोकन रिंग यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। बट एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। सो ये एक ऐसा नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि दो तरह के रिंग यूज करता है, एक प्राइमरी रिंग, ओके, एक प्राइमरी रिंग और एक सेकेंडरी रिंग। ओके, मतलब वही सेम कंप्यूटर्स को लेके फर्स्ट एक रिंग टोपोलॉजी बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिंग टोपोलॉजी, फिर वही सेम कंप्यूटर्स को यूज करके और एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिंग टोपोलॉजी। ओके, तो दो तरह के रिंग बनाने की क्या जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं हमारे नेटवर्क को, और प्राइमरी रिंग हमने जो बनाया है वहां पे अगर कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर उनमें जो कनेक्शन है अगर खराब हो जाता है, तो बाकी कंप्यूटर्स को ऑपरेशन परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी। तो वहां पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे सेकेंडरी रिंग को रखा है कि अगर प्राइमरी रिंग में कोई भी कनेक्शन खराब हो जाता है तो सेकेंडरी रिंग को यूज करके हम क्या कर सकें, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, और जो टास्क इनकम्प्लीट हुआ था प्राइमरी रिंग के द्वारा उस टास्क को कंप्लीट कर सके। ओके, एफडीडीआई टेक्नोलॉजी हमें और एक एडवांटेज और एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि टाइम टोकन प्रोटोकॉल यूज करता है एफडीडीआई टेक्नोलॉजी, जो कि टोकन रिंग यूज नहीं करता था। टाइम टोकन प्रोटोकॉल मतलब क्या, टाइम टोकन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क में एक कंप्यूटर को अलाउ करता है एक पर्टिकुलर टोकन को एक लिमिटेड टाइम तक होल्ड करके रखने के लिए, और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर होल्ड करके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से बाकी जो कंप्यूटर्स टोकन्स को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा उनको पता चल जाता है, जिसकी वजह से जो स्टारवेशन वाला प्रॉब्लम होता था वो स्टारवेशन वाला प्रॉब्लम यहाँ पे अवॉइड होता है, या फिर स्टारवेशन वाला प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज नहीं होता। तो पता चला क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, और इस तरह के नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क में। ओके,
तो अभी आते हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फीचर्स ऑफ इंटरनेट। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स इंटरनेट प्रोवाइड्स टू अस। इंटरनेट हमें क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर प्रोवाइड करता है, उस टॉपिक के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है डिफरेंट फीचर्स? बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट फीचर इज जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर इज जियोग्राफिक distribution. Okay. Then second feature is robust architecture. Second feature is robust architecture. Then third feature is high speed transmission. Another feature is universal access. Then another feature is freedom of speech. These are the some important feature which provides by the internet to us. So geographic distribution means the internet is a network which is globally distributed to all over the world. Geographically हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा नेटवर्क, जिसके द्वारा हम कहीं से भी कहां पे भी रह के नेटवर्क में कनेक्ट होके जिसके साथ चाहे उसके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर इज रोबस्ट आर्किटेक्चर। किस तरह के आर्किटेक्चर को हम रोबस्ट आर्किटेक्चर बोलते हैं? आर्किटेक्चर मींस द डिजाइनिंग। सो किस तरह के डिजाइनिंग को हम रोबस्ट डिजाइनिंग या फिर रोबस्ट आर्किटेक्चर बोलते हैं? जिस तरह के आर्किटेक्चर में अगर कोई एक पर्टिकुलर कनेक्शन या फिर कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस खराब हो जाता है तो बाकी डिवाइसेस को, बाकी कनेक्शंस को अगर कोई इफेक्ट नहीं करता, तो उस तरह के आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं रोबस्ट आर्किटेक्चर। सो इंटरनेट के कोई एक पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, सो बाकी पार्ट में इंटरनेट में जितने भी कनेक्टेड हैं, जितने भी नेटवर्क्स, जितने भी यूजर्स, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए इंटरनेट को हम बोल सकते हैं इट इज ए रोबस्ट आर्किटेक्चरल नेटवर्क। ओके। देन इंटरनेट प्रोवाइड्स हाई स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। जैसे कि इट प्रोवाइड्स डाटा ट्रांसमिशन नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड के आसपास की स्पीड में ये हमें क्या करता है? डाटा ट्रांसमिशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम कहीं पे भी, सपोज कोई एक यूएसए में है, यूएसए से कोई हमें मैसेज भेजना चाहता है, तो विद इन ए सेकंड हमारे पास मैसेज आके पहुंच जाता है कि नहीं? मतलब लाइट जितने स्पीड में ट्रांसफर होता है, लाइट जितने स्पीड में कैरी करता है, उतने फास्टर स्पीड में, उसके आसपास स्पीड में इंटरनेट में डाटा ट्रांसमिशन इजीली हो पाता है। तो अगर सिंपल तरीके से बोले तो लाइट के स्पीड का 2/3 स्पीड में क्या होता है? इंटरनेट में डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है। मींस 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में हम क्या कर सकते हैं? इतने फास्टर स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं इंटरनेट में। ओके। देन अनदर फीचर ऑफ द इंटरनेट इज यूनिवर्सल एक्सेस। इंटरनेट इज ए ग्लोबल कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, ग्लोबल कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल नेटवर्क। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरे टोटल वर्ल्ड को कवर करके रखा है, जिसके द्वारा यूनिवर्सली हम कहीं पे भी रह के, जब चाहें तब, जिसके साथ चाहे उसके साथ कम्युनिकेट करके इंटरनेट के किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। देन अनदर फीचर ऑफ इंटरनेट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच मींस इंटरनेट हमें हमारे ओपिनियंस, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स को बाकियों के साथ शेयर करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? इंटरनेट। सो इंटरनेट प्रोवाइड्स अस ए फैसिलिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब हमें खुद का ओपिनियन बाकियों के साथ शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंटरनेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंटरनेट का, जो फीचर्स हमें प्रोवाइड कौन करता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ओके। सो अभी आते हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेट एक्सेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट एक्सेस? ओके। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट एक्सेस। सो इंटरनेट एक्सेस क्या है? इट इज ए प्रोसेस दैट अलाउज इंडिविजुअल यूजर और ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू यूज इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करने की प्रोसेस को या फिर इंटरनेट को एक्सेस करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनेट एक्सेस। सो इंटरनेट एक्सेस को हम शॉर्ट में इंटरनेट कनेक्शन भी बोल सकते हैं। सो क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन मेथड्स, क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन प्रोसेसेस, जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिनको यूज करके हम इंटरनेट कनेक्शन ला सकते हैं और इंटरनेट कनेक्शन लाके इंटरनेट सर्विस को यूज करके किसी भी यूजर के साथ कनेक्ट होके उनके बीच कम्युनिकेशन या फिर डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस मेथड, इंटरनेट एक्सेस प्रोसेस इज गेटवे इंटरनेट एक्सेस। सो गेटवे इंटरनेट एक्सेस को हम लेवल 1 इंटरनेट एक्सेस भी बोलते हैं और डायल अप कनेक्शन को हम लेवल 2 इंटरनेट कनेक्शन बोलते हैं।
एंड डायरेक्ट कनेक्शन को हम लेवल 3 कनेक्शन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे केबल मॉडेम कनेक्शन, डीएसएल कनेक्शन, आईएसडीएन कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन, ये सब एक एक तरह के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। ओके, सो क्या है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, ये हम डिस्कस करेंगे। सो गेटवे इंटरनेट एक्सेस के बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सो गेटवे इंटरनेट एक्सेस इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन मेथड in which we use different type of gateway network devices and allows the user to use internet service. ओके, गेटवे इंटरनेट एक्सेस में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरनेट नेटवर्क है और ये हमारा नेटवर्क है। हम हमारे नेटवर्क में इंटरनेट सर्विस यूज करना चाहते हैं, हमारे नेटवर्क को इंटरनेट के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, सो गेटवे इंटरनेट एक्सेस मेथड में हम यूज करते हैं कुछ गेटवे डिवाइसेस को, और उन्हीं गेटवे डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट के सर्विसेज को हम यूज करते हैं हमारे पर्टिकुलर नेटवर्क में। सो पता चला गेटवे इंटरनेट एक्सेस हम किस तरह के इंटरनेट एक्सेस को बोलते हैं। जिस तरह के इंटरनेट एक्सेस मेथड में हम गेटवे डिवाइसेस को यूज करके हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट के सर्विसेज को हमारे नेटवर्क में इजीली यूज कर सकते हैं। सो गेटवे इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने वाला एक कंपनी का नाम क्या है, VSNL. VSNL is the only company which provides internet service method or internet accessibility facility by using gateway internet access method. Okay, so अभी आते हैं और एक तरह के इंटरनेट एक्सेस मेथड के बारे में, जिस इंटरनेट एक्सेस मेथड का नाम है डायल अप कनेक्शन मेथड। सो डायल अप कनेक्शन मेथड यूज करके हम इंटरनेट सर्विस कैसे हमारे कंप्यूटर्स में लाके यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि डायल अप, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें पहले डायल करना पड़ेगा, डायल करने के बाद ही वो हमें कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। उस तरह के कनेक्शंस को हम बोलते हैं डायल अप कनेक्शन मेथड। सो डायल अप कनेक्शन मेथड में फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, जिस पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमें हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चाहिए, फर्स्ट उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ हमें केबल के थ्रू खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा, टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट करने के बाद हमारे कंप्यूटर से हमें क्या करना पड़ेगा, डायल अप कनेक्शन मेथड के थ्रू पहले हमें उस पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास डायल करना पड़ेगा, जो कि वो टेलीफोन लाइन के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगा उस पर्टिकुलर आईएसपी के पास। आईएसपी के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद वो पर्टिकुलर आईएसपी क्या करेगा, उसी सेम केबल के थ्रू हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद इंटरनेट सर्विस को हमारे कंप्यूटर में इजीली हम यूज कर सकते हैं। सो डायल अप इंटरनेट एक्सेस या फिर डायल अप कनेक्शन मेथड हम किस तरह के मेथड को बोलते हैं, इस तरह के मेथड को हम लेवल 2 कनेक्शन भी बोलते हैं। जिस तरह के कनेक्शंस में हम डायल अप टर्मिनल्स मतलब डायल अप मेथड यूज करके क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन फैसिलिटी कोई भी एक पर्टिकुलर यूजर को प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं टेलीफोन लाइंस, और टेलीफोन लाइंस थ्रू फर्स्ट हम हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हम हमारे कंप्यूटर से डायल करने के बाद वही सेम टेलीफोन लाइन यूज करके वो क्या करता है, हमें वही इंटरनेट लाइंस के थ्रू टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और जब वो हमें वही टेलीफोन लाइन यूज करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर वही सेम टेलीफोन लाइन यूज करके हमने लैंडलाइन फोन के लिए भी कनेक्शन लिया है, तो यहाँ पे वॉइस कम्युनिकेशन कट हो जाएगा अगर वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देता है वही सेम केबल यूज करके। तो क्योंकि डायल अप कनेक्शन मेथड में हम यहाँ पे यूज करते हैं जो मॉडेम, वो मॉडेम हमें अलाउ करता है एट ए टाइम आइदर एनालॉग डाटा और डिजिटल डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो अगर एनालॉग डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वॉइस कम्युनिकेशन अलाउ करेगा हमें, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वॉइस कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे डायल अप एक्सेस कनेक्शन या फिर डायल अप कनेक्शन मेथड को हम रिमोट मॉडेम एक्सेस भी बोलते हैं या फिर रिमोट मॉडेम कनेक्शन भी बोलते हैं। सो रिमोट मॉडेम एक्सेस कनेक्शन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के कनेक्शन मेथड में हम हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन लाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं टेलीफोन लाइंस को, बट टेलीफोन लाइंस में नॉर्मली डाटा ट्रांसमिशन होता है एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, बट इंटरनेट तो एक तरह का डिजिटल सिग्नल, एक तरह का डिजिटल डाटा है। सो डिजिटल सिग्नल को पाने के लिए हमें यहाँ पे एक ट्रांसलेटर या फिर एक कन्वर्टर डिवाइस चाहिए जो कि है मॉडेम। सो मॉडेम हम यूज करते हैं आईएसपी के पास। आईएसपी क्या करता है, जब हमें एनालॉग डाटा चाहिए एनालॉग डाटा भेजता है, जब हमें डिजिटल चाहिए डिजिटल डाटा भेजता है। तो जबकि हम रिमोटली मतलब हमसे खुद से लॉन्ग डिस्टेंस में हम एक मॉडेम यूज करके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम डायल अप कनेक्शन को रिमोट मॉडेम एक्सेस कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके,
अभी आते हैं और एक तरह के इंटरनेट कनेक्शन मेथड के बारे में, जिस इंटरनेट कनेक्शन मेथड का नाम है डायरेक्ट कनेक्शन। सो डायरेक्ट कनेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, इस तरह के कनेक्शंस को हम डायरेक्ट कनेक्शन बोलते हैं, जिस तरह के कनेक्शंस के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंडिविजुअल यूजर खुद के लिए एक इंडिविजुअल डायरेक्ट कनेक्शन लाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, उस तरह के इंटरनेट कनेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन मेथड। सो डायरेक्ट कनेक्शन मेथड एक लेवल 3 इंटरनेट कनेक्शन मेथड है। ओके, जिस तरह के कनेक्शंस को हम लीज्ड लाइन कनेक्शन भी बोलते हैं। ये लीज लाइन मतलब क्या, लीज लेना मतलब क्या, जैसे कि आप एक घर को लीज में ले रहे हो, रेंट में ले रहे हो, इसका मतलब है कि वो घर आप अपने खुद के यूज के लिए यूज कर रहे हो या फिर खुद के यूज के लिए रेंट में ले रहे हो, जिसकी वजह से वहां उस घर को आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेट कनेक्शन को, एक इंडिविजुअल इंटरनेट कनेक्शन को खुद से खरीदता है या फिर खुद से रेंट में लेता है और बाकियों को यूज करने नहीं देता अपने कनेक्शन को, उस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं लीज्ड लाइन कनेक्शन। जिस कनेक्शन के थ्रू क्या होता है, जिस कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट का स्पीड स्लो कभी नहीं होता, हमेशा सेम स्पीड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, डायरेक्ट कनेक्शन मेथड। सो डायरेक्ट कनेक्शन मेथड को ज्यादातर हम यूज करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में, उन कंपनीज में जहां पे रेगुलरली कंटिन्यूअसली इंटरनेट का यूज हमेशा ज्यादा स्पीड में हमें जरूरत होता है, जिसके वजह से इंटरनेट का स्पीड भी स्लो नहीं होगा और सेम स्पीड में हमेशा इंटरनेट सर्विस वो हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, तो पता चला। तो डायरेक्ट कनेक्शन मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू जिसके पास चाहे उसके पास डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू जो भी डाटा हम डाउनलोड करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उससे वही डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है ये एक फास्टर स्पीड ऑफ कनेक्शन है, जिस तरह के कनेक्शंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फास्टर स्पीड में इंटरनेट सर्विस को इजिली यूज कर सकते हैं। अभी आते हैं और एक तरह के इंटरनेट कनेक्शन मेथड के बारे में, जिस इंटरनेट कनेक्शन मेथड का नाम है केबल मॉडेम कनेक्शन। सो केबल मॉडेम कनेक्शन से लेके यहाँ पे वायरलेस कनेक्शंस तक, ये सब एक एक तरह के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। सो किस तरह के कनेक्शंस को हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और डायल अप कनेक्शन के बीच डिफरेंस क्या है। डायल अप कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो कि हमें एक लिमिटेड टाइम तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है और इसका इंटरनेट का स्पीड जो है वो स्लो है। बट ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जो कि हमें अनलिमिटेड, मतलब दिनों रात, मतलब 24/7 हमेशा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, और उसके साथ हमें फास्टर स्पीड में इंटरनेट सर्विस यूज करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। सो ये चार तरह के ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस हैं, केबल मॉडेम कनेक्शन, डीएसएल कनेक्शन, आईएसडीएन कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन। सो केबल मॉडेम कनेक्शन में हम यूज करते हैं एक मॉडेम। ओके, तो ये केबल मॉडेम कनेक्शन में क्या होता है, टेलीफोन लाइंस यूज करते हैं। ओके, सॉरी, जैसे कि डायल अप कनेक्शंस में हम यूज करते हैं टेलीफोन लाइंस, बट केबल मॉडेम कनेक्शन में हम क्या यूज करते हैं, केबल्स यूज करते हैं। किस तरह के केबल्स को यूज करते हैं, जैसे कि आप सबके घर पे टीवी होगा, तो टीवी में आप केबल कनेक्शंस लाते हो, तो वहां पे केबल कनेक्शंस के लिए किस तरह के केबल्स को यूज करते हो, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल, वहां पे हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल को। तो वहां पे टीवी कनेक्शंस लाने के लिए हम जिस तरह के कोएक्सियल केबल्स को यूज करते हैं, वही सेम केबल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह के इंटरनेट कनेक्शन मेथड में इंटरनेट कनेक्शन लाके हमारे कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हैं, उस तरह के इंटरनेट कनेक्शन मेथड को केबल मॉडेम कनेक्शंस बोलते हैं। जैसे कि डायल अप कनेक्शंस में हम यूज करते थे टेलीफोन लाइंस को, बट यहाँ पे हम यूज करते हैं टीवी केबल्स को इंटरनेट कनेक्शंस लाने के लिए। तो एग्जांपल अगर देखें तो ओरटेल एक ऐसा कंपनी है जो कि वही सेम केबल के थ्रू टीवी कनेक्शंस प्रोवाइड करने के साथ साथ वही सेम केबल के थ्रू हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता भी है। ओके, सो पता चला केबल मॉडेम कनेक्शन हम किस तरह के कनेक्शंस को बोलते हैं, जिस तरह के कनेक्शंस मेथड में हम केबल टीवी केबल को यूज करके इंटरनेट कनेक्शन ला सकते हैं, उस तरह के कनेक्शंस को बोलते हैं केबल मॉडेम कनेक्शन। और केबल मॉडेम कनेक्शन एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन मतलब ये एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन मेथड है जो कि हमें 24/7 दिन रात जब चाहे तब हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है। और एज कंपेयर टू डायल अप कनेक्शन, ज्यादा फास्टर स्पीड में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, बट इस तरह के इंटरनेट कनेक्शन में एक सिंगल केबल यूज करके अगर मोर देन वन यूजर उस
पर्टिकुलर केबल से इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हैं, और जितने भी यूजर्स वहां से इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हैं, अगर सारे के सारे ऑनलाइन हैं, सारे के सारे अगर एट ए टाइम इंटरनेट सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट का स्पीड वहां पे डिग्रेड हो जाता है। बट एट ए टाइम अगर एक सिंगल यूजर उसको यूज कर रहा है, तो वहां पे इंटरनेट का स्पीड स्लो नहीं होता। मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि सिंगल केबल के थ्रू सिंगल यूजर को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ सिंगल केबल के थ्रू मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, सो केबल मॉडेम कनेक्शन जबकि एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये हमें फास्टर स्पीड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, 24/7 हमेशा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, और एज कंपेयर टू डायल अप कनेक्शन ज्यादा फास्टर स्पीड में इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। अभी आते हैं और एक तरह के इंटरनेट कनेक्शन मेथड के बारे में, जिसका नाम है डीएसएल कनेक्शन। सो डीएसएल कनेक्शन भी एक तरह का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जिसको हम एडवांस वर्जन ऑफ डायल अप कनेक्शन बोल सकते हैं। ओके, डायल अप कनेक्शन में हम यूज करते थे टेलीफोन लाइंस, डीएसएल कनेक्शन में भी हम यूज करते हैं टेलीफोन लाइंस, बट डायल अप कनेक्शन में हम जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की साइड में यूज करते थे मॉडेम, जो मॉडेम की हमें अलाउ करता था एट ए टाइम या तो वॉइस कम्युनिकेशन करने के लिए और डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए। बट डीएसएल कनेक्शन में जो टेलीफोन लाइन यूज करके हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहां पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साइड में हम जो मॉडेम यूज करते हैं, वो मॉडेम हमें अलाउ करता है एट ए टाइम बोथ वॉइस कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसमिशन, वॉइस कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए। ओके, तो इसीलिए हम डीएसएल कनेक्शन को एडवांस वर्जन ऑफ डायल अप कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, so DSL connection is a type of broadband connection that allows us to transmit both voice data and digital data simultaneously by using analog telephone lines. Okay, so यहाँ पे क्या करता है कि हमारा जो मॉडेम है वो हमारे टेलीफोन लाइन को डिवाइड कर देता है दो पार्ट में। एक पार्ट को हम यूज करते हैं वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, और एक पार्ट को यूज करते हैं इंटरनेट डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। सो ये एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जो कि हमें फास्टर स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ डीएसएल कनेक्शंस हैं, जैसे कि एसडीएसएल, एडीएसएल, एचडीएसएल, वीडीएसएल। बट नॉर्मली यूजर्स जो हम जैसे नॉर्मल यूजर्स, रेगुलर यूजर्स जिस तरह के डीएसएल कनेक्शन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है एडीएसएल। एडीएसएल मींस एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन। जिस तरह के कनेक्शंस में डाउनलोडिंग स्पीड फास्ट होता है एंड अपलोडिंग स्पीड स्लो होता है। बट एसडीएसएल एक ऐसा डाटा ट्रांसमिशन कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, जहां पे डाउनलोडिंग स्पीड एंड अपलोडिंग स्पीड दोनों सेम होते हैं। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के इंटरनेट एक्सेस मेथड या फिर इंटरनेट एक्सेस कनेक्शन के बारे में, जिसका नाम है आईएसडीएन कनेक्शन। सो आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। सो ये एक एडवांस वर्जन ऑफ डीएसएल कनेक्शन बोल सकते हैं। डीएसएल कनेक्शन हमें जितना फास्टर स्पीड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे और ज्यादा फास्टर स्पीड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम जिस तरह की कनेक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं, वो है आईएसडीएन कनेक्शन मेथड। ये भी एक तरह का ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन मेथड है, और यहाँ पे भी हम टेलीफोन लाइंस को यूज करते हैं, और टेलीफोन लाइंस को यूज करके एट ए टाइम हम वॉइस कम्युनिकेशन एज वेल एज इंटरनेट डाटा ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं। तो अभी आते हैं और एक तरह के इंटरनेट कनेक्शन मेथड के बारे में, जो कि हम हमारे मोबाइल फोन्स में रेगुलरली यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन। सो वायरलेस कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे हम बिना कोई वायर यूज किए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे यूजर्स को। ओके, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया और वायरलेस मीडियम, जैसे कि माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, सैटेलाइट, ऑल दिस काइंड ऑफ वायरलेस मीडियम यूज करके हम क्या करते हैं, जिस तरह के कनेक्शन मेथड में यूजर को इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के इंटरनेट कनेक्शन मेथड को बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन मेथड। ओके, सो पता चला इंटरनेट एक्सेस क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेसिंग और इंटरनेट कनेक्शन मेथड्स, जिनको यूज करके हम यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या फिर इंटरनेट को यूज करने के लिए। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आईएसपी। आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो इसके नाम से ही क्या लग रहा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मींस जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि हम लोग हमारे मोबाइल फोन्स में इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हैं, तो हमारे मोबाइल फोन्स में जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं हमें प्रोवाइड कौन कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीफोन कंपनीज। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीफोन कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के इंटरनेट सर्विसेज को हम यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, और इंटरनेट को एक्सेस करके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस इजीली कर पाते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय
बाय आईएसपी। फर्स्ट आईएसपी का फुल फॉर्म आपको लिखना है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो आईएसपी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक टेलीफोन कंपनी है जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, और जिस इंटरनेट सर्विस को हम कुछ फीस पे करके क्या करते हैं, यूज करते हैं या फिर खरीदते हैं। ओके, सो द वर्ल्ड जो कि सबसे फर्स्ट, द वर्ल्ड जो है वो हमारे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि 1993 में हमारे मार्केट में अवेलेबल हुआ था। ओके, टेलीरामा जो है वो वर्ल्ड का थर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि 1991 में मार्केट में आया था। ओके, सो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट एंड यूजर के बीच एक इंटरफेस के हिसाब से काम करता है। मतलब यूजर को अगर इंटरनेट चाहिए तो उस इंटरनेट के साथ यूजर को कनेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस के हिसाब से काम करता है। कौन? एक इंटरफेस के हिसाब से काम करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पहले उसके मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो 3 टायर के होते हैं, 3 लेवल के होते हैं, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। सो टायर 1 के जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका काम है कंट्रीज के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। फिर टायर 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम है कि कंट्री में इंटरनेट सर्विस लाने के बाद उसको लोकल एरियाज के पास पहुंचाना। फिर लोकल एरियाज में इंटरनेट सर्विस पहुंचने के बाद उसको लोकल यूजर्स के पास पहुंचाने के लिए काम करता है टायर 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो टायर 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो अपर लेयर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शंस को खरीदता है, और खरीद के वही इंटरनेट सर्विस को हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हम कुछ पैसा, कुछ फीस पे करके उससे वो इंटरनेट सर्विस को खरीदते हैं और खरीद के यूज करते हैं। ओके, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जबकि हमें इंटरनेट को प्रोवाइड करके इंटरनेट को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईएपी भी बोल सकते हैं, मतलब इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। किसको? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। सो एग्जांपल क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का? बीएसएनएल, वीएसएनएल, एमटीएनएल, जियो, एयरटेल, ये एक एक तरह के एग्जांपल्स हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम कुछ फीस पे करके इंटरनेट कनेक्शन लाते हैं। ओके, सो पता चला आईएसपी क्या है। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल हम किसको बोलते हैं? सो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल दैट वी अप्लाई टू ए पर्टिकुलर नेटवर्क। ओके, ओके, तो प्रोटोकॉल क्या है पता चला? Protocol is the set of rules that we apply or that we use in a particular network to control the communication or to guide the communication what is happening in a network. एक नेटवर्क में जो भी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन हम परफॉर्म करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं उस सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। सो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क है, लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क है। तो इंटरनेट वाला नेटवर्क में हम जो कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए, उसी सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं हमारे इंटरनेट नेटवर्क में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। सो देखते हैं एक तरह के प्रोटोकॉल के बारे में। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज टीसीपी आईपी। सो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है? टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल के बिना हम इंटरनेट सर्विस यूज ही नहीं कर सकते, जिस प्रोटोकॉल के बिना हम इंटरनेट को यूज ही नहीं कर सकते। ओके, सो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल which is used in internet. इंटरनेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बिना हम इंटरनेट सर्विस को यूज ही नहीं कर सकते। तो ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को हम क्यों यूज करते हैं? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को मेनली हम यूज करते हैं हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर्स के बीच डाटा ट्रांसमिशन या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए। सो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, दोनों प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? कंबाइनली काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं देखते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और एक कंप्यूटर के पास कुछ डाटा ट्रांसमिशन करना है। तो यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल फर्स्ट क्या करेगा? जो डाटा हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं सेंडर के साइड में, टीसीपी प्रोटोकॉल उस मैसेज को स्मॉल स्मॉल पैकेट में डिवाइड कर देगा। स्मॉल स्मॉल पैकेट में डिवाइड करने के बाद उन स्मॉल पैकेट्स को इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा? रिसीवर के पास भेजेगा, और रिसीवर फिर क्या करेगा? रिसीवर उन स्मॉल स्मॉल पैकेट्स को रिसीव करने के बाद रिसीवर के साइड में जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो टीसीपी प्रोटोकॉल उन स्मॉल स्मॉल पैकेट्स को फिर अरेंज करेगा। अरेंज करने के बाद उनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद ओरिजिनल मैसेज को रिसीवर साइड में डिस्प्ले करेगा एज ए आउटपुट। और
सेंडर ने जो भी पैकेट्स भेजे हैं, रिसीवर अगर उनमें से कोई एक पैकेट रिसीव नहीं किया है तो टीसीपी प्रोटोकॉल अगेन क्या बोलता है, सेंडर को वही सेम पैकेट को सेंड करने के लिए फिर से रिट्रांसमिट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल का काम है कि जो मैसेज सेंडर सेंड करना चाहता है रिसीवर के पास, उसको स्मॉल स्मॉल पैकेट में डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद उसको वो सारे पैकेट्स रिसीवर ने रिसीव भी किया कि नहीं उसको भी कंफर्म करेगा, चेक करेगा। अगर कोई पैकेट रिसीव नहीं हुआ है फिर से उस पैकेट को रिट्रांसमिट करने के लिए बोलेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम बस इतना है कि सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी, एक सिस्टम से लेके और एक सिस्टम के पास सिर्फ मैसेज को डिलीवर करने वाला काम है किसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। बट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और टीसीपी प्रोटोकॉल का काम यह है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, कि प्रॉपर प्रोसेस में डाटा डिलीवर हुआ है या नहीं, सेंडर से लेके रिसीवर तक वो सारी चीज को कंट्रोल करता है टीसीपी। सो पता चला टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कंबाइनली कैसे काम करते हैं। अभी आते हैं और एक तरह के प्रोटोकॉल के बारे में, जिस प्रोटोकॉल का नाम है एफटीपी प्रोटोकॉल। सो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो किस तरह के प्रोटोकॉल को हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं और इस तरह के प्रोटोकॉल को हम हमारे इंटरनेट में क्यों यूज करते हैं। सो नाम से ही पता चल रहा है, by using which protocol we can perform different type of transmission of files from internet to our computer and from our computer to internet. Okay, इंटरनेट से कुछ फाइल अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर से कुछ फाइल हम अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से उसको हम बोल सकते हैं कि हम फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट को या फिर इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर को। तो किसी भी तरह का फाइल ट्रांसमिशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे वो फाइल ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जिस तरह के प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं उस तरह के प्रोटोकॉल्स को हम बोलेंगे एफटीपी प्रोटोकॉल। सो एफटीपी प्रोटोकॉल इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल बाय यूजिंग व्हिच वी कैन ट्रांसमिट द फाइल्स फ्रॉम आवर कंप्यूटर टू द इंटरनेट और फ्रॉम द इंटरनेट टू आवर कंप्यूटर। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के प्रोटोकॉल के बारे में जिस प्रोटोकॉल का नाम है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। सो एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमने एचटीएमएल के बारे में पढ़ा है। सो एचटीएमएल इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज बाय यूजिंग व्हिच वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस एंड वी कैन आल्सो क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट। सो वेब पेज में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट में उन वेब पेजेस को अगर हम हमारे कंप्यूटर में देखना चाहते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का तो वो वेब पेजेस हम हमारे कंप्यूटर में देख पाते हैं जिन प्रोटोकॉल की मदद से, उन प्रोटोकॉल्स को हम बोलते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल। सो एचटीटीपी प्रोटोकॉल एक ऐसे प्रोटोकॉल है जो कि एचटीएमएल फाइल्स को एक कंप्यूटर से और एक कंप्यूटर के पास इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसमिट करने के लिए हमें मदद करता है। उसके बाद आते हैं और एक तरह के प्रोटोकॉल के बारे में जिसका नाम है यूजनेट। एक्चुअली यूजनेट एक प्रोटोकॉल नहीं है, यूजनेट एक नेटवर्क है। मतलब ये किस तरह का नेटवर्क है, ये एक न्यूज ग्रुप नेटवर्क है। न्यूज ग्रुप नेटवर्क हम किस तरह के नेटवर्क को बोलते हैं, जिस तरह के नेटवर्क में एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डिस्कशन होता है उस तरह के नेटवर्क्स को बोलते हैं न्यूज ग्रुप नेटवर्क। सो यूजनेट एक न्यूज ग्रुप नेटवर्क है जहां पे हम एनएनटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। क्या करने के लिए, मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को एक पर्टिकुलर टॉपिक वाला इंफॉर्मेशन मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो यूजनेट वाला नेटवर्क में एनएनटीपी प्रोटोकॉल एक फोरम की तरह काम करता है जिसका काम यह है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर यूजर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है उसको मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर के साथ शेयर किया जा सके और शेयर करने के बाद उनको अलाउ किया जा सके कि वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके अपने अपने ओपिनियंस को शेयर करें। अभी आते हैं और एक तरह के प्रोटोकॉल के बारे में जिस प्रोटोकॉल का नाम है गोफर प्रोटोकॉल। सो गोफर प्रोटोकॉल एक सर्चिंग टूल या फिर एक सर्चिंग प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर स्टोर किया गया इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। गोफर प्रोटोकॉल यूज करके हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट से एक पर्टिकुलर टाइम में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। और वेज एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। वेज प्रोटोकॉल यूज करके हम एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। यह है डिफरेंस गोफर एंड वेज के बीच। गोफर प्रोटोकॉल यूज करके हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट से एक पर्टिकुलर टाइम में, बट वेज प्रोटोकॉल को यूज करके हम एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। ओके, डिफरेंस पता चला।
उसके बाद आते हैं और एक तरह के प्रोटोकॉल के बारे में जिसका नाम है टेलनेट प्रोटोकॉल। सो टेलनेट प्रोटोकॉल हम क्यों यूज करते हैं? टेलनेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन टू ए पर्टिकुलर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जो कि हमसे बहुत दूर में है, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को कैसे हम हमारे कंप्यूटर में लॉगिन करके यूज कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें जो प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट का फुल फॉर्म है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हमें अलाउ करता है लॉन्ग डिस्टेंस में होके भी और एक यूजर का कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में हमारे घर बैठे इजीली यूज करने के लिए। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के प्रोटोकॉल के बारे में जिसका नाम है ईमेल। ईमेल एक्चुअली एक प्रोटोकॉल नहीं है, ईमेल एक टेक्नोलॉजी है जो कि मेनली 3 तरह के प्रोटोकॉल्स को यूज करता है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि आईएमपी प्रोटोकॉल, पॉप प्रोटोकॉल एंड एसएमटीपी प्रोटोकॉल। एक ईमेल टेक्नोलॉजी का काम क्या है? एक सेंडर और एक रिसीवर के पास कुछ मेल भेजेगा, तो सेंडर जो मेल भेजेगा वो मेल पहले कहाँ जाएगा? मेल सर्वर के पास। तो सेंडर जो मेल भेज रहा है वो मेल मेल सर्वर के पास जाने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर मेल सर्वर से और एक मेल सर्वर के पास मेल को भेजने के लिए हम यूज करते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल को, और मेल सर्वर से रिसीवर के पास मेल को भेजने के लिए हम यूज करते हैं आईएमपी एंड पॉप प्रोटोकॉल को। ओके, तो पता चला क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं, किस तरह के इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम हमारे इंटरनेट में किस तरह के सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर किस तरह के सर्विस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। अभी आते हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस क्या है? IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। So IP address is the unique address which is provided to a particular computer which is connected to a particular network. एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्ट हुआ एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को हम जो यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उस यूनिक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। सो एक आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? एक आईपी एड्रेस का फॉर्मेट ये होता है कि फर्स्ट एक आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट को लेके बनता है। ओके, सो एवरी ऑक्टेट कितना बिट का होता है? हर एक ऑक्टेट होता है 8 बिट का। ओके, सो फर्स्ट ऑक्टेट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग 8 बिट ऑफ बाइनरी डिजिट्स। सेकंड ऑक्टेट भी 8 बिट बाइनरी डिजिट को लेके बनता है। थर्ड ऑक्टेट भी 8 बिट ऑफ बाइनरी डिजिट को लेके बनता है। फोर्थ ऑक्टेट भी 8 बिट के बाइनरी डिजिट को लेके बनता है। तो अगर 8 बिट ऑफ बाइनरी डिजिट को लेके अगर हम बनाते हैं एक पर्टिकुलर ऑक्टेट को, तो 8 बिट को अगर लेके बनाते हैं तो एक ऑक्टेट में हम अगर उसको डेसिमल फॉर्म में उस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं? 2 टू द पावर 8 का वैल्यू क्या है? 2 टू द पावर 8 मींस 256। मतलब हर एक ऑक्टेट में हम 0 से लेके 255 तक नंबर्स को लेके क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो एक आईपी एड्रेस नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो होता है 32 बिट का। कैसे? हर एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस कितना ऑक्टेट को लेकर बनता है? 4 ऑक्टेट। और हर एक ऑक्टेट जबकि 4 बिट्स के होते हैं तो 4 ऑक्टेट कितने बिट्स के होंगे? 8 इंटू 4 32 बिट्स के। तो हमारा जो आईपी एड्रेस नॉर्मली हम यूज करते हैं वो है 32 बिट ऑफ आईपी एड्रेस। और जिस आईपी एड्रेस का वर्जन क्या है? IPv4। IPv4 मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ओके, सो ये पता चला आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या है। एक आईपी एड्रेस में हर एक ऑक्टेट कितना बिट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? तो 32 बिट ऑफ आईपी एड्रेस जो है उसको यूज करके हम कितने कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं? 2 टू द पावर 32 कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, बट जबकि धीरे धीरे नंबर ऑफ यूजर्स इंटरनेट में बढ़ते जा रहे हैं तो हमें और भी ज्यादा आईपी एड्रेस चाहिए। उसके लिए आईपी एड्रेस का और एक वर्जन निकला जिसको हम बोलते हैं IPv6, जहां पे हर एक आईपी एड्रेस का साइज, जबकि यहाँ पे IPv4 में 32 बिट का था, IPv6 में हर एक आईपी एड्रेस का साइज कितना है? 128 बिट्स का, जिसके द्वारा कितने यूनिक आईपी एड्रेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं? 2 टू द पावर 128, मतलब जो कि अनलिमिटेड के आसपास है। इतना ज्यादा आईपी एड्रेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं IPv6 को यूज करके। ओके, तो आईपी एड्रेस को IPv4 वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके मेनली 5 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ओके, तो उसको सिंपली समझते हैं कि क्लास ए आईपी एड्रेस किस मतलब कितने से कितने रेंज तक आईपी एड्रेसेस को हम क्लास ए आईपी एड्रेस बोलेंगे, कितने से कितने रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को हम क्लास बी आईपी एड्रेस बोलेंगे, कितने से कितने रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को हम क्लास सी आईपी एड्रेस बोलेंगे, एंड कितने से कितने रेंज तक आईपी एड्रेसेस को हम क्लास डी आईपी एड्रेस बोलेंगे, एंड कितने से कितने रेंज तक आईपी एड्रेसेस को हम क्लास ई आईपी एड्रेस बोलेंगे। ओके, तो पहले इसका रेंज यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो रेंज यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट है क्लास ए, देन क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं क्लास
ए आईपी एड्रेस का रेंज क्या होता है? क्लास ए आईपी एड्रेस का रेंज होता है 0 से लेके 127 तक। ओके, मतलब जैसे कि हमारा एक आईपी एड्रेस का 4 ऑक्टेट होता है, सो फर्स्ट ऑक्टेट में होते हैं 0 से लेके 255 तक। सो 0 से लेके 255 में से फर्स्ट 0 से लेके 127 तक रेंज को यूज करता है क्लास ए आईपी एड्रेस। फिर 128 से लेके 128 से लेके इससे प्लस कर देते हैं 64। क्यों प्लस कर रहा हूं वो बताऊंगा मैं। ओके, 128 से लेके 191 तक रेंज यूज करता है क्लास बी आईपी एड्रेस। फिर 192 से लेके 223 तक रेंज यूज करता है क्लास सी आईपी एड्रेस। फिर 224 से लेके 239 तक रेंज यूज करता है क्लास 4 आईपी एड्रेस, क्लास डी आईपी एड्रेस। देन 240 से लेके 255 तक रेंज यूज करता है क्लास ई आईपी एड्रेस। ओके, सो यहाँ पे ये रेंज हम कैसे याद तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा जिसकी वजह से हमें रेंज पता चल रहा होगा। तो क्या है वो ट्रिक? वो ट्रिक को हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 से 127 मतलब क्या? 128। ओके, 128 से 191 कितना है? 64। 192 से 223 कितना है? 32। यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या है? 16। इनमें डिफरेंस क्या है? 16। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर फर्स्ट हर एक ऑक्टेट में हमारा क्या होता है? 0 से 255 मतलब 256। 256 नंबर है, तो 256 का हाफ कितना है? 128। 256 का 1/4 कितना है? 64। 256 का 1/8 कितना है? 32। 256 का 1/16 कितना है? 16। 256 का 1/16 कितना है? 16। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम ये एक चीज देख लिया हमने कि यहाँ पे जो रेंज है, ये रेंज इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो क्लास ए में जो रेंज हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? टोटल नेटवर्क का, टोटल कितना नेटवर्क है? 256 नेटवर्क्स हैं। तो टोटल 256 नेटवर्क्स में से हाफ ऑफ द नेटवर्क हम यूज करते हैं क्लास ए के लिए, 1/4 ऑफ द नेटवर्क यूज करते हैं क्लास बी के लिए, 1/8 ऑफ द नेटवर्क यूज करते हैं क्लास सी के लिए, 1/16 यूज करते हैं क्लास डी के लिए, 1/16 यूज करते हैं क्लास ई के लिए। ये पता चला। तो यहाँ पे जो 0 से 127 रेंज है, 0 एंड 127, ये दो नेटवर्क को हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पर्पज के लिए। ये दोनों को छोड़ देंगे तो रहेगा यहाँ पे क्या? 1 से लेके 126 तक, इतने नेटवर्क को हम यूज करते हैं क्लास ए आईपी एड्रेस के लिए। सो क्लास ए आईपी एड्रेस हम मेनली प्रोवाइड करते हैं लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करते हैं क्लास बी आईपी एड्रेस, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशंस को हम प्रोवाइड करते हैं क्लास सी आईपी एड्रेस, क्लास डी आईपी एड्रेस मेनली यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, एंड क्लास ई आईपी एड्रेस रिजर्व करके रखा गया फ्यूचर यूज के लिए। ओके, उसके बाद एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस देख के आप कैसे बोल सकते हो कि वो क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का, क्लास डी का या फिर क्लास ई का आईपी एड्रेस है? ये रेंज को देख के। सपोज यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ 129.52.72.1। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसको आपको देखना है, यहाँ से आपको पता चलेगा ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी या फिर क्लास ई का आईपी एड्रेस है। 129, तो 129 का रेंज कहाँ है? क्लास बी में। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो ये एक क्लास बी आईपी एड्रेस है। ओके, तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या फिर क्लास डी या फिर क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इजीली बोल सकते हो फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज इनमें से कंपेयर करना है, तो जिस जिस रेंज के अंदर वो आईपी एड्रेस का मतलब वो वैल्यू होगा, वहां से हम इजीली देख के बोल सकते हैं ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। बट अगर आपको बाइनरी फॉर्म में एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाए, तो वहां से आपको कैसे पता करना है कि वो एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी या फिर क्लास ए का आईपी एड्रेस है? तो अगर एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट अगर 0 है, तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अगर एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट दो बिट 1 एंड 0 है रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट ऑक्टेट के फर्स्ट दो बिट अगर 1 एंड 0 है, तो वहां से हम बोल सकते हैं ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अगर फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट 3 बिट 1 1 0 है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। और अगर एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का फर्स्ट 4 बिट 1 1 1 0 है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं वो क्लास डी का आईपी एड्रेस है। अगर चारों एक फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट 4 बिट अगर 1 1 1 1 है, तो वहां पे बोल सकते हैं वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ओके, तो इतना पता चला। अभी आते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास में हम एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कितना यूनिक आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे हम ध्यान देना पड़ेगा कि एक आईपी एड्रेस हम जो बनाते हैं, आईपी एड्रेस में मेनली दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है नेट आईडी, एक पार्ट होता है होस्ट आईडी।
होस्ट नेट आईडी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेटवर्क आईडी। हम जिस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क के आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं नेट आईडी, और जितने भी होस्ट, जितने भी कंप्यूटर्स वहां पे कनेक्टेड हैं उनको यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं होस्ट आईडी। ओके, क्लास ए आईपी एड्रेस में हम फर्स्ट ऑक्टेट को यूज करते हैं एज नोट नेट आईडी, एज नेट आईडी, नेटवर्क आईडी, एंड बाकी 3 ऑक्टेट को यूज करते हैं एज होस्ट आईडी। क्लास बी आईपी एड्रेस में हम फर्स्ट 2 ऑक्टेट को यूज करते हैं एज नेट आईडी एंड लास्ट 2 ऑक्टेट को यूज करते हैं एज होस्ट आईडी। क्लास सी आईपी एड्रेस में हम फर्स्ट 3 ऑक्टेट को यूज करते हैं नेट आईडी, सिर्फ लास्ट ऑक्टेट को यूज करते हैं होस्ट आईडी। और क्लास डी और क्लास ई आईपी एड्रेस जबकि नॉर्मल यूजर को यूज करने के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता, इसीलिए नेट आईडी के लिए हम कोई भी ऑक्टेट को रिजर्व नहीं करते, चारों के चारों ऑक्टेट्स को हम यूज करते हैं होस्ट आईडी के हिसाब से। ओके, इतना पता चला। अभी आते हैं कि हर एक क्लास ऑफ आईपी एड्रेस में अगर हम कोई नेटवर्क बनाते हैं, वो नेटवर्क हमें कितना यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए मैक्सिमम अलाउ करता है। तो जैसे कि हमने देखा क्लास ए आईपी एड्रेस में नेट आईडी के लिए हम यूज करते हैं एक ऑक्टेट को और बाकी ऑक्टेट को यूज करते हैं होस्ट आईडी के लिए। तो होस्ट आईडी कितना ऑक्टेट यूज करता है? 3 आईडी, 3 ऑक्टेट। एक ऑक्टेट कितना बिट का होता है? 8 बिट। 3 ऑक्टेट कितना बिट का है? 24 बिट। तो कितना यूनिक आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए क्लास ए आईपी एड्रेस में? 2 to the power 24 - 2। सिमिलरली क्लास बी आईपी एड्रेस में हम कितने ऑक्टेट को यूज करते हैं होस्ट आईडी के लिए? 2 ऑक्टेट को। 2 ऑक्टेट मतलब 8 बिट, 8 बिट, 16 बिट मींस 2 to the power 16 - 2। इतना यूनिक आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्लास सी में कितने ऑक्टेट को यूज करते हैं होस्ट आईडी के लिए? 1 को, मतलब 8 बिट मींस 2 to the power 8 - 2। क्लास डी आईपी एड्रेस में हम जबकि नेट आईडी के लिए कुछ भी यूज नहीं करते, बट ये जो फर्स्ट 4 बिट है हर एक आईपी एड्रेस के लिए इक्वल है। तो फर्स्ट 4 बिट को अगर छोड़ दें 32 बिट से, कितना बिट बचा? 28 बिट। तो कितना यूनिक आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं? 2 to the power 28। वैसे ही क्लास ई आईपी एड्रेस में जबकि हम नेट आईडी के लिए कुछ भी यूज नहीं करते, बट फर्स्ट 4 बिट जबकि सेम होता है, तो 32 बिट से अगर फर्स्ट 4 बिट को छोड़ दें तो बचा कितना? 28 बिट। तो कितना यूनिक आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं? 2 to the power 28। ओके, तो पता चला आईपी एड्रेस क्या है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस क्या है। तो किस तरह के आईपी एड्रेस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा क्लास है, कौन सा क्लास बी, कौन सा क्लास डी, कौन सा क्लास ई एंड कौन सा क्लास डी आईपी एड्रेस है, पता चला। तो अभी हम आएंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है डोमेन नेम। ओके,